प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SUSC गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़। आज अपन BA पार्ट थर्ड के जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसके प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अपन पहले प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य, प्लेटो की कृतियाँ, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि प्लेटो ने यह सिद्धांत क्यों दिया। आदर्श राज्य की जो स्थापना प्लेटो करना चाहता है कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए जो उसने ये सिद्धांत दिया है, इसके पीछे क्या कारण है। प्लेटो ऐसा क्यों चाहता है कि वहाँ का शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उस पर कुछ सीमाएं लगा दी जाएं, जिसके माध्यम से वो लोग सही तरीके से और सटीक दिशा में शासन स्थापित कर सकें। तो प्लेटो ने जो ये सिद्धांत बताया है उसमें प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बताता है। पहला तो कहता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, कि आदर्श राज्य जब ही मिल सकता है कि राज्य के द्वारा कंट्रोल्ड हो वहाँ की शिक्षा प्रणाली। दूसरी, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था की बात करता है वो, कि सामाजिक व्यवस्था वहाँ की साम्यवादी हो। प्लेटो का मानना है कि समुचित तथा स्वच्छ शिक्षा अभिभावक वर्ग में उसने सैनिक तथा शासक वर्ग को माना है, को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार करेगी, जो शिक्षा है। दूसरा, परंतु उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो, इसलिए वो अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है, जिसके वो दो प्रमुख तत्व हैं। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद है, दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। साम्यवादी व्यवस्था को दो प्रकार से लागू करता है, पहला संपत्ति का और दूसरा परिवार का। संपत्ति विषयक साम्यवाद में वो यह केवल शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। प्लेटो समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करने के कारण है कि उसने इसके तीन कारण बताए, तीन आधार: विवेक जो शासक है, शौर्य जो सैनिक है, इंद्रिय तृष्णा जो उत्पादक वर्ग है। यह उसका मनोवैज्ञानिक आधार है कि शासक और सैनिक वर्ग पर वो इसको कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा जो प्लेटो कहना चाहता है वो ये है कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, कि साम्यवादी व्यवस्था अगर लागू नहीं हो राज्य में तो वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। प्लेटो ने ये माना है कि जो संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात की जाती है उसमें ये कहा है प्लेटो ने कि अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए वो कहता है कि उसके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। न तो उसके पास कोई अपना घर हो, न कोई गोदाम हो, न कोई उसके पास कोई और स्पेस हो, न कोई उसके पास पैसा हो। वो सामान्य भोजनालय में भोजन करे और एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करे, और जो कंचन है उसको वो छुए तक नहीं। दूसरा, इसके पीछे उसने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे पहली है साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरा, इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है बल्कि आर्थिक नहीं है, और आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। तीसरी बात यह है कि प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। ये एक दार्शनिक आधार भी है। और इसने जो माना है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं वो लोग शासन का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार से इसने इसके मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार बताए हैं। अरस्तु ने इसके साम्यवाद की जो इसने संपत्ति का जो साम्यवाद बताया है उसकी आलोचना की है। अरस्तु ये कहता है
कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ही प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की भरसक आलोचना की है और उसने ये माना है कि यह धारणा मानवीय प्रवृत्तियों की जो प्रकृति है उसके अनुकूल नहीं है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने तथा उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति भी होती है, किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तियों में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहेगी और समाज का विकास भी रुक जाएगा। दूसरा, अरस्तु ने दूसरे पॉइंट पर शिक्षा पर बल न देकर साम्यवाद पर बल देना भी उचित है, बल्कि प्लेटो को शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए, साम्यवाद जैसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी, परोपकार की जो संभावनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। जब स्वयं की संपत्ति नहीं रहेगी तो परोपकारी संभावनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, ऐसा अरस्तु ने माना है। उसने कहा परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य वैयक्तिक संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। चौथा, साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के भी विरुद्ध है और इसमें साम्यवाद की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है, राज्य की एकता पर। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है और पोलिस को स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। इसलिए उत्पादक की भी विभेद की जो भावना है वो भी अरस्तु ने उसको भी गलत माना है। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है। दूसरी जो प्लेटो की है साम्यवादी बात, पहली तो हो गई संपत्ति और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, मतलब स्त्रियों का मेन साम्यवाद। वह शासक एवं सैनिक वर्ग को परिवार और स्त्री से दूर रखता है प्लेटो। दूसरा, वह कहता है कि कोई भी अपना परिवार नहीं बनाएगा, स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान अपनी माता पिता को। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ धारणा बताता है, अधिक विस्तार के साथ निरूपण करता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप ऐसी स्थिति में बताया है जो अपने आप में ही अपूर्ण सा दिखाई देता है। इसके पक्ष में प्लेटो वैसे निम्न तर्क देता है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संपूर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है, इसलिए वो परिवार से दूर रखना चाहता है। दूसरा, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है, इसलिए इस कारण भी प्लेटो अभिभावक वर्ग को व्यक्ति सत्ता की प्राप्ति से अलग रखना चाहता है। तीसरा, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था, इसलिए भी वो नारियों को इससे मुक्त करना चाहता है। वो कहता है कि उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी, इसलिए भी प्लेटो इनको मुक्त करना चाहता है। चौथा, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हेतु भी प्लेटो ये कहता है कि इससे श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी, इसलिए भी वो संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। परंतु उनके ही जो परम शिष्य अरस्तु हैं वो इसकी विशद आलोचना करते हैं और वो ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्लेटो ने भेद किया है, जबकि दोनों को प्रकृति ने एक जैसा ही बनाया है। प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक कल्पना है और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता है। प्लेटो और स्त्री पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई अंतर ही नहीं मानता, इसलिए भी उसने इसका विरोध किया है, आलोचना की है। पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भी चुनौती, इसका जो साम्यवादी सिद्धांत है ये इसको चुनौती देता है। तीसरा है सदाचार का अंत, और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है पशु तुल्य जीवन को महत्व। तो इस और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे प्लेटो इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया है, परंतु प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े निश्चित रूप से बहुत अधिक
बढ़ जाएंगे। स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा और श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। इस तरह से बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिसमें प्लेटो की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर अपन प्लेटो की आलोचना कर सकते हैं। अगला जो है इसमें खास बात, प्लेटो के साम्यवाद की अगर अपन आधुनिक साम्यवाद से भी तुलना करें तो प्लेटो के साम्यवाद की वैसी ही विधि विवेचना की है प्लेटो ने जैसी कि कार्ल मार्क्स या किसी अन्य विचारक ने की है। इसी आधार पर अन्य लेखक और प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के निम्न समानताएं देखी जा सकती हैं। पहले, दोनों ही साम्यवादों का लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था पर वर्ग संघर्ष को दूर करना है, जिससे राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे की भावना स्थापित हो सके। दूसरा है, दोनों सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। तीसरा, दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारिवारिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। अगला अगर अपन बिंदु माने तो इसमें दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के भी पक्ष में हैं। शक्ति और पदों के लिए दोनों ही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार ये आधुनिक साम्यवाद से प्लेटो के साम्यवाद की जो तुलना की जा सकती है। इस तरह से प्लेटो ने जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है उस पर एक बैन प्रतिबंध लगाया है और उसने ये कहा है कि जब तक साम्यवादी व्यवस्था राज्य में मजबूत नहीं होगी तब तक शासक और सैनिक अपने कार्य जो उसको निर्धारित किए गए हैं या आवंटित किए गए हैं उनको वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।